फिल्म की शुरुआत में हम कोरिया के सैनिकों को देखते हैं और क्योंकि दुश्मन सेना ने उन्हें हरा दिया था, इसलिए कोरिया के सेनापति अपने राज्य का सारा सोना पानी के एक जहाज में डालकर उस जहाज को किसी अनजान जगह पर छुपा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके राज्य का खजाना दुश्मन के हाथ ना लगे। फिर हमें कुछ साल बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ चोरों को समुद्र के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इसलिए उन चोरों का लीडर मोचिन अपनी मौत का इंतजार करने लगता है और इतने में ही वहाँ समुद्री लुटेरों की एक जहाज आती है, जिसकी कैप्टन हियरिंग नाम की लड़की होती है। वो उन सभी पर तरस खाकर उन्हें अपने साथ इस जहाज में ले लेती है और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ एक आदमी उन समुद्री लुटेरों में से एक से पूछता है कि आखिर तुम लोग पायरेट्स हो या मछुआरे, क्योंकि 3 महीने से मैं ये सी फूड खाकर थक गया हूँ। इस पर वो पायरेट जवाब देता है कि हम सिर्फ जापानी जहाजों पर ही हमला करते हैं, जिसकी जवाब में वो आदमी कहता है कि यही तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि समुद्री लुटेरों का काम हर एक जहाज को लूटना है, इसलिए तुम्हें व्यापारी जहाज को लूटना चाहिए। और ऐसा कहकर वो आदमी जो मछली खा रहा था उस मछली को डेक पर फेंक देता है, जो देखकर हियरिंग गुस्से में पूछती कि आखिर खाने को किसने डेक पर फेंका। जिस बात पर लुटेरों और चोरों के बीच बहस हो जाती है, जिसमें चोरों का सरदार मोचिन अपने साथियों को उसकी बात मानने को कहता है, ना कि हियरिंग की। अब उन लोगों में बहस चल ही रही होती कि तभी उन्हें एक जापानी जहाज नजर आती है, इसलिए वो लोग उसे लूटने के लिए उस जहाज के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मोचिन कहता है कि मैं अकेले ही उस जहाज को लूट कर आऊंगा, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन तलवारबाज हूँ। जो सुनकर हियरिंग को मोचिन पर हंसी आती है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देती है। तब मोचिन उन जापानी लोगों से लड़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो सच में बहुत अच्छा तलवारबाज है। फिर थोड़ी देर बाद हियरिंग और उसके साथी भी जापानी लोगों से लड़कर उन्हें हरा देते हैं, जबकि उनका एक साथी उस जापानी जहाज की तलाशी लेकर बताता है कि यहाँ कोई कीमती चीज नहीं है और ना ही इनके पास खाने के लिए खाना बचा है। इस पर हियरिंग सवाल करती है कि तुम लोग बिना खाना पीने के समुद्र में क्या कर रहे हो। जिस पर एक छोटा लड़का बताता है कि हम एक खजाने की तलाश में निकले जो इसी समुद्र में कहीं है, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण हमारा सारा खाना पानी खत्म हो गया। वहीं हियरिंग का एक आदमी उसे जापानी भाषा को ट्रांसलेट करके उस लड़की की सारी बात समझा रहा होता है, जिसके बाद वो लोग खजाने के उस नक्शे को लेकर वापस अपने जहाज पर आ जाते हैं, जहाँ हियरिंग ये तय करती कि वो लोग उस खजाने को ढूंढेंगे। अब अगले सीन में वो लोग उस नक्शे की मदद से एक टापू पर पहुँचते हैं, जहाँ मोचिन को एक बैल नजर आता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं मछली खाकर बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं इस बैल को खाऊंगा। जो ऐसा कहकर वो उसे मारने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसके साथी भी जाते हैं, लेकिन वहाँ एक नहीं बहुत सारे बैल थे जो तेजी से भागते हुए आ रहे थे। मोचिन उन बैलों के बीच फंस जाता है, जिससे बाकी लोगों को लगता है वो मारा गया, पर वो सही सलामत एक पहाड़ की चोटी से लटका हुआ था, जहाँ उसे हाथी का दांत नजर आता है। इसलिए मोचिन उस दांत को लेकर ऊपर आता है, जहाँ हियरिंग उस दांत को देखकर समझ जाती कि उसके नक्शे में हाथी दांत जैसी जो चीज बनी थी वो इसी दांत की थी। दरअसल उस दांत के ऊपर आगे का नक्शा बना हुआ था, जिसकी मदद से वो लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन मोचिन जो उन चोरों का सरदार था वो हियरिंग से बहस कर लेता है, क्योंकि जब से हियरिंग ने उन्हें बचाया तब से उसके सभी साथी हियरिंग को अपना लीडर मानने लगे और मोचिन की बात कोई नहीं सुनता था। इस पर हियरिंग कहती कि यहाँ से मैं ही कैप्टन हूँ और जिसे भी मेरी जहाज से खजाने की तलाश में चलना है वो अब से पायरेट कहलाएगा। जो सुनकर मोचिन कहता है कि मैं कोई पायरेट नहीं बनना चाहता। वहीं इधर उसके सारे साथी हियरिंग के साथ उसकी जहाज में चले जाते हैं, जबकि उस टापू पर मोची अकेला ही बचा था। दूसरी तरफ हम येंगसू नाम के जनरल को देखते हैं, जो अपने राजा को उस खजाने के बारे में बता रहा था, जो दावा करता है कि मुझे उस खजाने तक जाने का रास्ता पता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से हियरिंग को दिखाया जाता है, जो थोड़ी दूर पर अपने जहाज को रोककर मोचिन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आता। फिर रात के समय हियरिंग का एक साथी उसे बताता है कि वो हाथी दांत चोरी हो गया है, जिससे हियरिंग समझ जाती है कि ये मोचिन का ही काम है। इसलिए वो तलवार लेकर वापस से उस टापू पर आती है, जहाँ एक लकड़ी के घर में मोचिन मिलता है। हियरिंग उससे कहती कि मुझे अभी के अभी वो हाथी दांत वापस कर दो, जिस पर मोची कहता है कि वो दांत मेरे पास नहीं है बल्कि मैकी के पास है। दरअसल मोची कुछ समय के बाद उसकी जहाज पर आ गया था, लेकिन रात के समय वो और मैकी उस हाथी दांत को लेकर एक छोटी नाव की मदद से इस टापू पर आ गए, जहाँ मोची के सो जाने पर मैकी उस दांत को लेकर रात में शहर की ओर चला गया, ताकि वो शाही परिवार को हाथी दांत बेच सके। फिर हम मैकी को राजा के पास देखते हैं, लेकिन ये ऐसा समय था जब कोरिया पर से राज परिवार का शासन खत्म हो चुका था, पर राजा के वंशजों के पास अब भी बहुत सारा पैसा था, लेकिन उनके पास कोई सेना नहीं थी और ना ही उनकी सुरक्षा में कोई सैनिक लगा था। यहाँ मैकी उसे उस खजाने के नक्शे के बारे में बताता है, लेकिन राजा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि
ऐसा कोई खजाना भी है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर इतने में वहाँ मूचिन, येरेंग और उसके साथी आ जाते हैं, जो उस हाथीदार के साथ साथ माकी और राजा की बेटी ग्योन को भी अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। लेकिन जहाज पर आते ही मूची उस हाथीदार को लेकर उसे समुद्र के पानी में फेंकने की धमकी देता है, पर वो आखिर में उसे येरेंग को सौंप देता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि मूची येरेंग को पसंद करने लगा है, लेकिन खुद को लीडर दिखाने के चक्कर में वो येरेंग की बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटता। वहीं दूसरी तरफ यांगसू से वो राजा पूछता है कि आखिर तुम्हें उस खजाने का रास्ता कैसे पता, जिस पर वो बताता है कि जिस सेनापति ने उस खजाने को छिपाया था, मैंने उसकी पत्नी को टॉर्चर करके उसके खजाने का पता लगा लिया, इसलिए वो लोग उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं इस तरफ येरेंग का साथी उस हाथीदार पर एक कपड़ा लपेटकर उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो भाषा समझ नहीं आती, इसलिए मूची उसमें लिखी बात बताता है कि उस खजाने तक जाने का रास्ता एक ऐसे नदी से जो समुद्र के नीचे बहती है, और वो नदी उस जगह पर मिलेगी जहाँ पत्थर के नीचे से समुद्र बहता हो। तब येरेंग को याद आता है कि उसने ऐसी जगह देख रखी है, इसलिए वो सभी उस विशाल पत्थर के पास पहुँचते, जिसके नीचे काफी सारे भंवर मौजूद थे। अब वहाँ पहुंचकर वो लोग अपने साथ एक अजीब से वेसल में हवा भर के समुद्र में कूद जाते हैं, जिन्हें समुद्र में बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती है, जो एक स्ट्रीम के साथ बहते हुए आगे चली जा रही थी। जो स्ट्रीम ऐसी थी मानो समुद्र के नीचे से कोई नदी बह रही हो, इसलिए वो सभी उसमें चले जाते हैं और काफी तेजी से बहते हुए गुफा में निकल आते हैं। पर वहाँ उन्हें काफी ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता, जिससे सभी लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी मूची के बाल हवा से उड़ने लगते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि गुफा के दूसरी तरफ ही खजाना छिपाया गया है। वहीं वो येरेंग से ये बात बताने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि यदि तुम इनकी लीडर हो तो इन लोगों को खजाने तक जाने का रास्ता बताओ, जो ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर येरेंग का एक साथी मूची से लड़ पड़ता है, जिस पर मूची उसे उठाकर उस तरफ फेंकता है जहाँ से हवा आई थी, और अब उस आदमी के वहाँ गिरने से गुफा का रास्ता खुल जाता है। दरअसल गुफा में स्टैलेक्साइट जम गए थे, जिसकी वजह से एक कमजोर दीवार बन गई थी, और उसी कमजोर दीवार के उस पर उन लोगों को बहुत सारी चांदी मिलते हैं, जो देखकर मूची के अलावा बाकी लोग खुश हो जाते हैं। तब मूची सवाल करता है कि खजाने में सिर्फ चांदी ही क्यों है, जबकि शाही खजाने में सोना भी होना चाहिए, जिसका साफ मतलब है कि असली खजाना कहीं और पर छिपाया गया है। वहीं आसपास नजर घुमाने पर मूची को एक झंडा नजर आता है, जिसमें ड्रैगन बना हुआ था। अब उसे ध्यान से देखने पर उन्हें ड्रैगन के मुंह में एक नक्शा नजर आता है, लेकिन उसी समय वहाँ यांगसू और उसके साथी बारूद से विस्फोट करने लगते हैं, जिसके बाद कुछ सैनिक येरेंग के लोगों पर तीर चलाते हैं, जिसके जवाब में येरेंग और मूची उन लोगों से लड़ने लगते हैं। तभी यांगसू भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है, जो मूची को देखते ही पहचान जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि मूची और यांगसू तामा राज्य की आर्मी में ऑफिसर्स थे, लेकिन युद्ध के दौरान यांगसू अपने घायल सैनिकों की जान ले लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके साथ रहने वाले सैनिक या तो युद्ध करेंगे या फिर जिंदा नहीं रहेंगे। अब क्योंकि घायल सैनिक युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्हें मार दिया करता था, जिस वजह से मूची और उसके बीच दुश्मनी हो गई, जो अब भी कायम है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वो दोनों लड़ रहे होते हैं, जबकि येरेंग और उसके साथी कब का उस गुफा से निकल चुके थे। यहाँ लड़ते हुए मूची हैंगसू से हारने लगता है, इसलिए वो चांदी के बक्सों को पानी में फेंककर उसमें बंधी रस्सी के सहारे समुद्र में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे हैंगसू भी आता है, लेकिन सांस ना ले पाने के कारण वो वापस से सतह पर आ जाता है। इधर मूची का हाथ उस रस्सी में फंसी होने के कारण वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है, लेकिन सही समय पर येरेंग आकर उसकी रस्सियों को खोल देती है, जिसके बाद वो लोग समुद्र के सतह पर आने लगते हैं। लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले येरेंग बेहोश होने लगती है, जो देखकर मूची अब उस वेसल से अपने मुंह में हवा भरकर येरेंग को सांस देता है ताकि उसकी जान बच जाए। और तभी एक व्हेल मछली उन दोनों को अपने मुंह में भरकर अपने पीठ में बने छेद की मदद से उन्हें बाहर फेंक देती है, जिससे वो दोनों भी अपनी जहाज पर आ जाते हैं। पर इस सब में वो सारा चांदी व्हेल मछली खा लेती है। उधर यांगसू को ड्रैगन के चेहरे वाला झंडा मिलने पर वो समझ जाता है कि असली खजाने को कहाँ छिपाया गया है, जिसके बाद हम फिर से येरेंग के जहाज को देखते हैं, जहाँ वो लोग उस झंडे को लाने के लिए गुफा में जाने की योजना बनाते हैं, जिस पर ग्योम अंदाजे में कहती है कि मैकी के पास जरूर वो झंडा होगा। इस पर अब वो सभी लोग उसे बांध देते हैं, जहाँ मैकी बताता है कि मेरे पास वो झंडा नहीं है, पर वो अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि मुझे उस झंडे पर बने नक्शे वाली जगह पता है, लेकिन उस जगह पर हर समय बिजली चमकती रहती है। दरअसल मैकी बचपन से ही पायरेट्स के साथ पला बड़ा था, और उसने बचपन में ही उस टापू को देख रखा था, जिस कारण उसे वहाँ तक जाने का रास्ता पता था, यानी कि वो लोग बिना नक्शे के भी वहाँ तक जा सकते थे।
लेकिन मैकी उन सबके सामने एक शर्त रखता है कि यदि उसे इस जहाज का कैप्टन बनाया जाए तो वो उन सबको उस टापू तक ले जाएगा। तब एरिंग मैकी को कैप्टन बनाकर खुद सबके लिए खाना बनाने जाती है, पर उसके हाथ का खाना बहुत बेकार होता है जिसे बाकी लोग तो थूक देते हैं, लेकिन मूची उस खाने की बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो एरिंग से प्यार करने लगा था। जिसके बाद वो लोग समुद्र में उस जगह तक जा पहुँचते हैं जहाँ हर समय बिजली और तूफान आता रहता था। अब वहाँ उनके जहाज में काफी सारी बिजली गिरने लगती है जिससे उनका काफी नुकसान होता है। जबकि दूसरी तरफ यांगसू और उसके लोग अपने जहाज में बहुत सारी पतंग बांध कर जाते हैं जिससे आसमान से गिरने वाली बिजली उन उड़ती हुई पतंगों के जरिए नीचे खींच ले जाती है और उनका जहाज सुरक्षित रहता है। वहीं इस तरफ येरेंग और उनके साथी उस टापू पर पहुंच जाते हैं जहां मूची मैकी को ताना मारते हुए कहता है कि अब हमें आगे क्या करना है कैप्टन। जिस पर मैकी को कुछ समझ नहीं आता, पर कैप्टन होने के नाते वो अपने साथियों को इधर उधर जमीन में गड्ढा खोदने को कहता है। जबकि येरिंग और मूची को एक ऐसी पहाड़ नजर आती है जिस पर लगातार बिजली गिर रही होती है जिससे उन्हें चमकता है कि हो ना उसी जगह पर वो खजाना छिपाया गया है। इसलिए मूची येरेंग से वहीं रुकने को कहकर उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। वहीं मैकी के फालतू ऑर्डर्स की वजह से सारे पायरेट्स उसके खिलाफ होकर उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। वो भागते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है जहां मैकी को एक पेंगुइन दिखाई देता है जिसने अपनी चोंच में सोने की एक ईंट दबाई थी। तभी मैकी का पीछा करते हुए बाकी पायरेट्स भी वहां जाते हैं जिन्हें वो बताता है कि मैंने एक अजीब से पक्षी को देखा जिसके मुंह में सोना था और तब तक वो पेंगुइन वहां से जा चुका था। इसलिए पायरेट्स को लगता है कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन उसी समय वो पेंगुइन फिर से उनके सामने आता है और अब उसकी चोंच में सोना देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। इस तरह मूची उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखता है कि जमीन में बहुत सारे भाले गड़े हैं और उन्हीं भालों पर वो बिजली लगातार गिर रही है। और उसी समय वहाँ यांगसू भी अपने लोगों के साथ आ जाता है जिस कारण मूची उन्हें छुप कर देखने लगता है। फिर यांगसू के कहने पर उसके साथी उन भालों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली गिरने के कारण उनमें से बहुत लोग मारे जाते हैं। तभी यांगसू को एक भाले में चोयोंग का झंडा नजर आता है और क्योंकि वो कोरिया के गोryeo साम्राज्य का आखिरी ऑफिसर था इसलिए यांगसू समझ जाता है कि उस भाले के नीचे ही खजाना है। इसलिए वो खुद उस भाले को पकड़ता है, लेकिन उस भाले पर कोई बिजली नहीं गिरती, यानी कि उसका अंदाजा सही था। फिर उसके साथी उस भाले के नीचे से जमीन खोदकर उसमें से एक बक्सा निकालते हैं जिसमें उन्हें कोई खजाना नहीं बल्कि ड्रैगन का एक मुखौटा मिलता है। जिसी सब में एक सैनिक की नजर मूची पर पड़ती है और वो उसे देखते उस पर तीर चला देता है, जिससे बचने के चक्कर में मूची नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन के मुखौटे को छीनकर अपने पास रखते हुए यांगसू को तलवारबाजी की चुनौती देता है। इधर यांगसू के जहाज पर मौजूद उसके साथी येरेंग की जहाज पर तोप से हमला कर देते हैं, जो देखकर येरेंग अपने कुछ साथियों को लेकर जहाज की ओर जाती है ताकि वो बाकी बचे साथियों की जान बचा सके। जबकि बाकी लोग मूची की मदद के लिए उस पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। इस तरह मैकी ने उस पेंगुइन के पैर में एक रस्सी बांध रखी थी, लेकिन वो पेंगुइन समुद्र की तरफ भागने लगता है। इसलिए मैकी उसकी रस्सी को पकड़े खुद भी समुद्र के अंदर खींचा चला जाता है। अब आगे मूची और यांगसू की लड़ाई के दौरान वो ड्रैगन मुखौटा उस पहाड़ की चोटी से नीचे समुद्र में गिरता है जहाँ मैकी पहले से मौजूद था। अब मैकी उस मुखौटे को उठाकर देखता है कि वो जिस जगह पर है उसके ठीक सामने बिल्कुल उसी मुखौटे जैसी दिखने वाली गुफा है, यानी कि वो खजाना इस गुफा के अंदर है। वहीं उस तरफ येरेंग और उसके साथी मिलकर यांगसू के सभी लोगों को मार गिराते हैं, जबकि मैकी को उस गुफा में सोने से भरा हुआ जहाज मिल जाता है जिसे लेकर वो येरेंग के पास जा पहुंचता है। उधर पहाड़ की चोटी पर यांगसू मूची को घायल कर देता है, लेकिन आखिरी समय पर मूची यांगसू को एक तलवार और आसमान से गिरने वाली बिजली की मदद से मार गिराता है। फिर वो सभी वापस से नीचे आ जाते हैं जहाँ येरेंग मूची को देखकर बहुत खुश होती है, जबकि उसका एक साथी ग्योन को समुद्र के किनारे बेहोश देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक थी। वहीं ये सब देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में वो सभी उस सोने से भरी हुई जहाज से वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ सफर के दौरान मूची और यांगरी के बीच एक किस होती है, जिस किस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।